नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम हॉर्टिकल्चर का वीडियो लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे दिए गए हैं सिर्फ, और हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी के टेट में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले हम जो नेमरा सुंडा की सीरीज़ चालू रख रहे हैं उसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे, सारे सब्जेक्ट उससे कवर करेंगे। और आप सभी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, हमने जो भी बुक से जो कवर कर रहे हैं उस नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर नेमरा सुंडा से हमने कोई टॉपिक कवर किया है तो प्लेलिस्ट में हमने नेमरा सुंडा में उसको डाल रखा है। इसी तरह SR कांतवा और RK शर्मा बुक की भी प्लेलिस्ट बना दी है। उसके अलावा जो वीडियो हम डालते हैं, जैसे आज का ये वीडियो हम डाल रहे हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, किसी भी बुक से नहीं है, तो इसको हम पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसमें हम डाल देंगे। तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई है और सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, तो आप सभी को जाकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके एंट्रेंस के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे सारे दोस्त हैं वो सब अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को शुरू करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करते हैं। इनमें एनर्जी होती है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट और सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं वो सब इनमें पाए जाते हैं, इसलिए हमारे प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको अगर हम ग्रो करते हैं और इनको हम मार्केट में सेल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा प्राइस भी मिलता है इनसे। तो एक प्रकार से ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही यूजफुल है फार्मर्स के लिए, तो ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, पैरालिसिस, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये जो डिजीज़ हैं, इस तरह की समस्या, प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिसऑर्डर शरीर में सेंसिटिविटी की, स्किन में जो सेंसिटिविटी होती है उसका लॉस हो जाता है, पैरालाइज हो जाती है हमारी बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट की जो सेल्स हैं उनमें ग्रो हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट का लॉस हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की वजह से। किसकी कमी से? विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B2 जो हमारा राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, थायमीन के नाम से विटामिन B1 नाम जाना जाता है, तो विटामिन B2 की वजह से ये सब होता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ स्किन एविडेंटली प्रिवेंटिंग पोमग्रेनेट। तो ये किसके लिए? ग्रोथ और हेल्थ ऑफ स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो गम्स की ब्लीडिंग, जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? फास्फोरस की कमी की वजह से। अगर फास्फोरस की कमी है आपकी बॉडी में तो आपके जो गम से मसूड़े हैं उनसे खून आने लगेगा। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंटेन CHO आर कॉल्ड एनर्जी फूड। तो ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल या सब्जियां जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? एनर्जी फूड्स कहलाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो सप्लाई रफेजेस, सेलुलोज एंड पेक्टिन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो इनमें क्या होता है? रफेजेस होता है, फाइबर पाया जाता है, जिससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, अच्छे से कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट है ट्री फ्रूट किस तरह के होते हैं? दो तरह के ट्री फ्रूट दिए गए हैं यहाँ पर, डेसिडुअस और एवरग्रीन फ्रूट। तो डेसिडुअस आप सभी जानते होंगे, जैसे आपने सुना होगा हिंदी में पतझड़ जिसे कहते हैं, पतझड़ी वृक्ष। ये क्या होते हैं कि एक सीज़न आता है, बसंत ऋतु के बाद सीज़न आता है, या कुछ पेड़ गर्मियों में एक सीज़न आता है कि उनके सारे के सारे जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं और पूरे पेड़ में भी लीव्स नहीं बचती हैं। तो ऐसे पेड़ जिनका एक सीज़न में पूरी तरह से पत्ते गिर जाते हैं, ऐसे पेड़ हमारे डेसिडुअस प्लांट कहलाते हैं या पतझड़ प्लांट कहलाते हैं। और जिनमें साल भर, वर्ष भर पत्तियाँ बनी रहती हैं, कोई ऐसा सीज़न नहीं आता कि पूरी तरह से उस प्लांट में पत्तियाँ ना बची हों, तो वो हमारे एवरग्रीन फ्रूट्स कहलाते हैं। तो डेसिडुअस फ्रूट्स के जो एग्जांपल हैं वो हमारे पोम फ्रूट्स और ड्रू फ्रूट्स। पोम फ्रूट में जैसे हमारे हो गए एप्पल, पियर्स, और ड्रू फ्रूट में हमारे पीच, प्लम, ये सब हमारे डेसिडुअस फ्रूट्स हैं। और एवरग्रीन फ्रूट्स में जैसे मैंगो, सपोटा, सिट्रस और पपाया। नेक्स्ट है स्मॉल फ्रूट्स। स्मॉल यहाँ पर साइज के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया, तो जो छोटे फ्रूट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल फ्रूट्स कहलाते हैं, जैसे ग्रेप, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है नट फ्रूट,
इनका फल का प्रकार नट होता है, जैसे कोकोनट और आलमंड। इनका फल का प्रकार जो अगर फ्रूट टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा नट टाइप का। नेक्स्ट है वाइन क्रॉप्स। वाइन क्रॉप्स क्या होती हैं, वही जो क्या होते हैं जैसे कुकम्बर, पम्पकिन और स्क्वैश, जो लताएं वाली क्रॉप जो क्या होते हैं किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, वो हमारी वाइन क्रॉप्स कहलाती हैं, जिनमें क्लाइंबर्स होते हैं या फिर क्रीपर्स टाइप की क्रॉपें जो है हमारी वाइन क्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट है कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स कैबेज और कॉलीफ्लावर जो वेजिटेबल्स होती हैं ब्रेसिकेसी फैमिली की, वो हमारी कोल क्रॉप्स कहलाती हैं, जो मेनली ठंडियों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है सलाद। सलाद क्रॉप कौन सी हैं, लेट्यूस और कोरिएंडर। नेक्स्ट है पेरिनियल्स। पेरिनियल्स जो होती हैं जो जिनके सीड तैयार होने में 1 से ज़्यादा साल लगता है, वो हमारे पेरिनियल क्रॉप कहलाती हैं, जैसे एस्पैरगस और ड्रमस्टिक। इनमें क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट तो एक ही साल में तैयार हो जाता है, जो हम यूजफुल होता है, जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, जिसको खाते हैं वेजिटेबल पार्ट को, वो एक ही साल में हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन जो इसका अगर हम बीज तैयार करना चाहें, सीड तैयार करना चाहें, तो उसके लिए हमें 2 साल का टाइम लग जाता है, जैसे एस्पैरगस और ड्रमस्टिक। नेक्स्ट है ग्रीन्स। ग्रीन्स में कौन आते हैं, एक प्रकार से हरी सब्जी, जैसे स्पाइनच और पालक, हरी पत्तेदार। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर क्या होता है, रेजिंग ऑफ पेरेनियल ट्रीज फॉर शेड और एवेन्यू। तो आर्बोरिकल्चर एक प्रकार से ट्री प्लांटेशन या ट्री क्रॉपिंग ही हमारा आर्बोरिकल्चर कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्री को उगाते हैं, जैसे इन यूकेलिप्टस, कैजुराइना। नेक्स्ट है फ्रूट टेक्नोलॉजी। फ्रूट टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स। पहले तो हमने क्या किया, फ्रूट का प्रोडक्शन किया, लेकिन उसके लिए उसको कैसे प्रिजर्व करें, उसको कैसे प्रोसेस करें ताकि वो अधिक समय तक हम उसको बचा कर रख सकें, तो वो हमारा फ्रूट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर इन टोमेटो विल्ट रिजल्ट इन ब्लॉसम इन रॉट इन लेट्यूस टिप बर्न एंड बोल्टिंग ऑफ ऑनियन। तो हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि टोमेटो विल्ट हो जाता है या फिर ब्लॉसम इन रॉट हो जाता है लेट्यूस में, और टिप बर्न हो जाता है, और ब्लॉटिंग ऑफ ऑनियन। ऑनियन में जो होता है क्या होता है, बोल्टिंग हो जाती है। ब्लॉटिंग नहीं, बोल्टिंग। बोल्टिंग मीन्स एक प्रकार से जो हम उनको स्टोर रूम में जब रखते हैं हम ऑनियन को, तो उसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन हो जाता है, तो हमारा बोल्टिंग कहलाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट है मोर कॉमन फॉर्म ऑफ किलिंग बाय फ्रीजिंग। तो जो किलिंग बाय फ्रीजिंग होती है, सब्जियों को क्या किया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उस सेल को डिकम्पोज करेंगे, फ्रूट को डिकम्पोज करेंगी, तो उससे क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं इनएक्टिव हो जाती हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है किलिंग बाय फ्रीजिंग। ये कैसा है सिस्टम है हमारा, इंट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन। इनमें क्या होता है कि आंतरिक जो सेल्स होती हैं, जो अंदर की सेल्स होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, वो एक प्रकार से जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फ्रीज हो जाते हैं, और उनमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रुक जाता है, और वो हमारी काफ़ी समय के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है रूट इंजरी व्हेन द सॉइल टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो। तो किस टेम्परेचर पर रूट्स इंजरी होना चालू हो जाती हैं, जब सॉइल का टेम्परेचर नीचे होने लगता है, तो वो है हमारा -10 to -15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इमैच्योरिटी ऑफ द टिश्यूज इज़ द चीफ फैक्टर एसोसिएटेड विद अर्ली विंटर इंजरी। तो अर्ली विंटर इंजरी जो होती है, विंटर की क्रॉप्स में जब इंजरी होने लगती है, तो वो किसकी वजह से होता है, इमैच्योरिटी ऑफ टिश्यूज। उनमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होती है वो मैच्योर नहीं होती, इसकी वजह से जब भी विंटर का सीज़न आता है तो उनमें क्या होता है कि इंजरी होने लगती है, तो वो हमारी कहलाती है अर्ली विंटर इंजरी। किसकी वजह से होती है, लो मैच्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट है प्लांट विच आर अनेबल टू स्टैंड लो टेम्परेचर इवन फॉर अ सिंगल नाइट आर कॉल्ड टेंडर प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो क्या होता है कि लो टेम्परेचर में स्टैंड नहीं कर सकते, लो टेम्परेचर में नहीं बढ़ सकते हैं, ये यहाँ तक कि एक रात भी लो टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे प्लांट। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, टेंडर प्लांट्स। नेक्स्ट है रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन विद इन द प्लांट। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट्स में, तो वो हमारी कहलाती है रेस्ट पीरियड। ऐसा पीरियड
जितने भी पीरियड के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मान लीजिए हमारे प्लांट को चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस लेकिन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, ज़्यादा ठंडी की वजह से, तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी और ये पीरियड हमारा कहलाएगा प्लांट के लिए रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट है डॉर्मेंट पीरियड। डॉर्मेंट पीरियड क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन इन इन्वायरमेंट। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है इन्वायरमेंट में जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे टेम्परेचर का जो कंडीशन होगी वो इन्वायरमेंट में जो कंडीशन होगी वो हमारी कहलाएगी डॉर्मेंट पीरियड। लेकिन यही टेम्परेचर अगर प्लांट के अंदर का कम हो जाता है, जैसे प्लांट के अंदर चिलिंग इंजरी हो गई या फिर प्लांट के अंदर फ्रीजिंग हो गई, उसके सेल्स क्या हो गए, फ्रीज हो गए और उनमें क्या हुआ कि उनकी कोशिकाएं मर गई, तो वो हमारा कहलाएगा रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज ड्यू लार्जली टू इट्स इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो जो लाइट इंटेंसिटी होती है सबको पता है कि उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस पर, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लाइट ही होती हैं जिस पर अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। सारी लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होता है, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस। ब्लू लाइट नॉर्मल लीव्स एंड स्टेम स्टंटेड ग्रोथ। जैसे यहाँ दिया हुआ ब्लू लाइट में क्या होगा कि नॉर्मल लीव्स और स्टेम का स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब नॉर्मल ग्रोथ होगी। ब्लू लाइट से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं होती, स्टंटेड ग्रोथ होती है। अगर ब्लू और रेड लाइट है तो उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। नेक्स्ट है रेड लाइट। रेड लाइट में क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स। रेड लाइट में हमारे जो प्लांट पार्ट्स हैं उनका क्या होता है, इलोंगेशन होता है। जैसे स्टेम हो गया उसका इलोंगेशन होगा। तो इस तरह ये हमारी लाइट्स में कुछ पर्टिकुलर काम होते हैं प्लांट में जो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द डे कंट्रोल द टाइम व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो डे लेंथ होती है वो एक फैक्टर कह सकते हैं कि अफेक्टिंग फैक्टर होता है। जो डे की लेंथ होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट में, वो उस पर डिपेंड करता है प्रोटीन का सिंथेसिस की डे छोटा है या फिर लॉन्ग डे है, उससे भी हमारी जो प्लांट्स है उस पर प्रोटीन सिंथेसिस का असर पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स दैट मैच्योर ड्यूरिंग रेनी सीजन कंटेन्स लेस शुगर एंड मोर एसिड। तो ऐसे फ्रूट्स जो रेनी सीजन में मैच्योर होते हैं तो उनमें क्या होता है कि शुगर कम होता है। शुगर क्यों कम होता है, क्योंकि रेनी सीजन में मैच्योर होने की वजह से उनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना कम शुगर होगा, और जितना कम वाटर होगा फ्रूट में उतना ही ज़्यादा शुगर होगा। तो यही कारण है कि इसमें क्या होता है कि रेनी सीजन में ज़्यादा वाटर की वजह से शुगर कम हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि एसिड ज़्यादा होता है। जो रेनी सीजन होती है उस क्रॉप में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सिट्रस सफर्ड इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स फ्रॉम डाईबैक डिजीज इन वोदलापुरी ऑरेंज। तो ये एक वैरायटी है वोदलापुरी ऑरेंज किसकी, सिट्रस की। और इसमें क्या होता है कि जो कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होती है, डाईबैक डिजीज़ की बहुत ज़्यादा इसमें समस्या होती है। नेक्स्ट है सैंडी लोम सॉइल ऑफ तेलंगाना चालका सॉइल। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे जान सकते हैं कि जो सैंडी लोम सॉइल होती है तेलंगाना की, वो क्या कहलाती है, चालका सॉइल। नेक्स्ट है पीटी सॉइल आर सुइटेड फॉर ग्रोइंग स्पाइसेज एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो जो पीट सॉइल होती है वो किसके लिए सूटेबल होती है, स्पाइस और प्लांटेशन क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ विंड ब्रेक इज फेल्ट अ डिस्टेंस इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो जो विंड ब्रेक होता है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है, जो उसको कितने, द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ विंड ब्रेक इज फेल्ट अ डिस्टेंस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो जितने भी ऊंचाई है उस विंड ब्रेक की, मान लीजिए आपने कितना ऊंचा विंड ब्रेक बनाया, 1 मीटर या 10 मीटर ऊंचा विंड ब्रेक बनाया, तो आपको कितने मीटर से लेना है उसको, जो दूरी होगी वो आपको 30 मीटर दूरी से लेना है। क्योंकि वो क्या करता है, उसके एक प्रकार से 1/3 को क्या करता है कि उसके 3 गुना ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जितनी भी ऊंचाई होगी उससे 3 गुना एरिया को ज़्यादा कवर करेगा। आपने मान लीजिए 10 मीटर का ऊंचाई का आपने विंड ब्रेक बनाया, तो आपके जो 30 मीटर का एरिया उसको आपको विंड से प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है देयर शुड बी अ स्पेसिंग ऑफ 12 मीटर बिटवीन द रो ऑफ द विंड ब्रेक एंड द फर्स्ट ऑर्चर्ड रो। तो जो पहली ऑर्चर्ड रो होती है जहाँ से हम बाग शुरू करते हैं, तो उसकी जो पहली रो होती है प्लांट की, उससे विंड ब्रेक की दूरी कितनी मीटर होनी चाहिए, 12 मीटर होनी चाहिए। उन दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर दूर से हमें विंड ब्रेक लगाना चाहिए। नेक्स्ट है द एंगल ब्रांचेस मेक विद द मेन ट्रंक इज नोन एज क्रॉच। तो जो मेन ट्रंक होता है, जैसे प्लांट का जो मेन ट्रंक हुआ
उससे फिर क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, साइड ब्रांचेस निकलती हैं। तो वो जो एंगल बनते हैं या जो एंगल ब्रांचेस वो हुई वो हमारी कहलाती हैं क्रॉच। नेक्स्ट है प्लांटिंग शुड बी प्रेफरेबली इन द आफ्टरनून रादर देन इन द मॉर्निंग। तो जो प्लांटेशन होता है वो हमें कब करना चाहिए, शाम के टाइम करना चाहिए, आफ्टरनून करना चाहिए, ना कि सुबह करना चाहिए। क्योंकि अगर प्लांटिंग सुबह करते हैं तो क्या होता है कि प्लांटिंग करने के बाद फिर उसमें क्या होगा, धूप पड़ेगी, पूरे दिन धूप पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं हम उसको शाम को करेंगे, आफ्टरनून करेंगे, जब धूप ढलने लगेगी, तो उससे क्या होगा, उसको एक पूरी रात मिल जाएगी किसमें, जिसमें उसको धूप नहीं मिलेगी, अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा और वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसलिए प्लांटिंग जो है शाम को करनी चाहिए, ना कि सुबह के टाइम। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन द ऑर्चर्ड इज नोन एज लेआउट। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जब हम करते हैं ऑर्चर्ड में वो हमारा कहलाता है लेआउट। नेक्स्ट है ट्रीज ग्रोन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर फिलर ट्रीज। तो जो स्क्वायर सिस्टम होता है, स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है कि चारों कोनों में स्क्वायर के रूप में 4 कोने बनाए जाते हैं और उनमें प्लांट लगाए जाते हैं। तो उस स्क्वायर के बीच में भी अगर हम एक प्लांट लगा दें तो वो हमारा कहलाएगा फिलर ट्री। नेक्स्ट है हेक्सागोनल और सेप्टेबल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो हेक्सागोनल जो सिस्टम होता है प्लांटेशन का वो किस पर बेस्ड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पर। कुछ इस तरह से होता है, मीन्स पहले दूसरे के बीच में, दूसरी रो में जो होगा वो पहला प्लांट होगा, दूसरे तीसरे के बीच में दूसरा प्लांट होगा, इस तरह से। फिर जो तीसरी लाइन आएगी वो फिर से पहली लाइन की तरह आएगी। तो ये जो हमारा बनेगा इस प्रकार से ये हेक्सागोनल सिस्टम बनेगा। मीन्स ये कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों तरफ से इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहा है, यहाँ से भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, और ये दोनों सेम होंगे। ये हमारा कहलाता है हेक्सागोनल सिस्टम। एंड हिज सिस्टम एकोमोडेट अबाउट 15% मोर प्लांट्स पर यूनिट एरिया दैन द स्क्वायर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 15% ज़्यादा प्लांट्स लगते हैं किसकी अपेक्षा, हमारे जो स्क्वायर सिस्टम है उसकी अपेक्षा। इसलिए ये काफ़ी अच्छा हमारा सिस्टम है, लेकिन काफ़ी लेबोरियस सिस्टम है क्योंकि इस तरह से इसका लेआउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल इन 3 डायरेक्शन। तो कल्टीवेशन क्या है, 3 डायरेक्शन में जो है पॉसिबल होता है, ये उसका फार्मूला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जान सकते हैं, 2x√3/4a²। नेक्स्ट है इन क्विनकंस सिस्टम डबल द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ स्क्वायर सिस्टम। जो क्विनकंस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि लगभग स्क्वायर सिस्टम से डबल प्लांट्स इसमें लगते हैं, और ये क्विनकंस सिस्टम ही होता है जिसमें फिलर प्लांट्स यूज किए जाते हैं। स्क्वायर सिस्टम के बीच में फिलर प्लांट्स यूज किए जाते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर सिस्टम है इस तरह ये, तो इसमें डबल प्लांट कैसे यूज हुए, क्योंकि एक प्लांट यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया। तो ये जो 4 स्क्वायर हैं, 4 स्क्वायर में हमारे 4 प्लांट और बढ़ गए। तो इस तरह इसमें लगभग जो है क्या होता है कि डबल सिस्टम कितने स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा डबल प्लांट्स लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो 2 प्लांट हैं, 2 प्लांट से एक प्लांट इधर आ गया, इनमें से एक प्लांट इधर कवर ही हो गया, ये एक प्लांट आ गया, इसका एक प्लांट आ गया, ये इधर भी आ गया। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं जो फिलर का काम करते हैं, और इसमें डबल सिस्टम पूरा डबल जो प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है द परपिचुएशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। तो जो परपिचुएशन प्लांट्स प्रोपेगेशन कहलाता है, हमारे एक प्रकार से नए प्लांट तैयार करना प्रोपेगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है विविपेरस सीड चाउ चाउ। जो भी चाउ चाउ होता है वो हमारा विविपेरस सीड होता है। विविपेरस सीड होता क्या है, तो जैसे आपने क्रॉप में देखा होगा एक धान होता है, धान को क्या करते हैं, अगर धान में कुछ दिन वो लगा रहा और उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो लगे लगे ही जो बाल होती है, ईयर होती है, वहाँ से भी वो क्या होने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है। तो इस तरह से पेरेंट सेल में लगे हुए या फिर क्रॉप में लगे हुए ही उसमें जो नया जर्मिनेशन हो जाता है उसके बीजों में, तो वो हमारा कहलाता है विविपेरस जर्मिनेशन। और इस तरह के सीड हमारे कहलाते हैं विविपेरस सीड। तो वेजिटेबल में चाउ चाउ जो होते हैं वो हमारे विविपेरस सीड होता है उनका। मीन्स ये भी अगर प्लांट में लगे रहते हैं काफ़ी दिन, मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योरिटी के बाद अगर इनको हार्वेस्ट नहीं किया गया तो ये उसी में जर्मिनेट होने लगते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग विच सर्टेन फेवरेबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन सीड आफ्टर हार्वेस्ट टू द एम्ब्रायो इज जर्मिनेट इज कॉल्ड आफ्टर राइपेनिंग। तो जब द पीरियड ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग विच, जो रेस्ट पीरियड होता है जिसमें
सर्टेन फेवरेबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर क्या होते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं इन सीड आफ्टर हार्वेस्ट, जो हार्वेस्टिंग के बाद होते हैं, टू द एम्ब्रायो टू जर्मिनेट, जो जर्मिनेट होने के लिए होते हैं वो हमारे कहलाते हैं आफ्टर राइपेनिंग प्रोसेस। तो जैसे हमने क्या हुआ कि हमने फ्रूट को क्या कर लिया या प्लांट्स को क्या किया, हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद से उसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, कुछ प्रोसेस स्टार्ट होती हैं कि कुछ कंडीशन फेवरेबल होती हैं, जैसे उसका ड्राई हो जाना, उसमें कई तरह के केमिकल्स बनना, जिसके लिए वो फिर वो नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट सीजन में वो जर्मिनेट होने के लायक होगा, तो वो हमारा कहलाता है आफ्टर राइपेनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है सीड कोट इम्परमिएबल टू वाटर। तो ऐसे सीड कोट जो इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, जिसके वो हैं क्लोवर और एल्फा के। नेक्स्ट है सीड कोट इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन, ये है हमारा जैंथियम का जो फ्रूट होता है वो हमारा ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ मोस्ट चिलिंग। तो स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रकार से चिलिंग प्रोसेस होती है, किसके लिए, डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं, सीड को वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, तो बहुत सारे लेयर्स बनाकर उसमें सीड को रखकर क्या करते हैं, चिलिंग टेम्परेचर रखते हैं। और चिलिंग टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, जिसमें सीड को अच्छे से चिल्ड करते हैं, जिससे उससे क्या होती है, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है, तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी। न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सिट्रस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी और पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा जामुन और मैंगो। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज क्या होता है, द आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू प्लांट पार्ट। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, रूट और स्टेम। दो प्लांट पार्ट होते हैं, एक प्लांट का हम रूट लेते हैं, दूसरे प्लांट का स्टेम लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम विद मोर देन वन बड। तो ग्राफ्टेज भी दो तरह का होता है, ग्राफ्टिंग और बडिंग। ग्राफ्टेज होता क्या है, जिसमें दो तरह के प्लांट्स यूज होते हैं, दो प्लांट्स यूज होते हैं, एक में एक का स्टेम यूज होता है, दूसरे का रूट्स यूज होता है। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि अ पीस ऑफ स्टेम विद मोर देन वन बड। तो इसमें क्या होता है कि स्टेम का यूज करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बड होती हैं। और बडिंग क्या होती है, बडिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल बड का यूज करते हैं, जो एक कलिका होती है सिर्फ उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल एंड बेस ऑफ स्टेम। सॉइल एंड बेस ऑफ स्टेम किसका होता है, कॉर्म का, कैलोकेसिया का और बनाना का, ये सॉइल एंड बेस ऑफ स्टेम होता है। नेक्स्ट है सूट सकर। सूट सकर्स किस में पाए जाते हैं, तो वो बनाना, पाइनएप्पल। और सकर्स किस में पाए जाते हैं, सकर्स होते हैं लेटरल ब्रांचेस दैट डेवलप, जो लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं वो हमारी कहलाती हैं सकर्स। नेक्स्ट है रूट सकर्स। रूट सकर किन में पाया जाता है, गुआवा और करी लीफ में, फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम। तो रूट सकर्स क्या होती हैं कि जो अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम होता है, जो ज़मीन के नीचे स्टेम होता है, वहाँ से वही हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार से रूट सकर्स कहलाता है। नेक्स्ट है सीड कोट इम्परमिएबल टू वाटर का, किसका सीड कोट जो है इम्परमिएबल टू वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो वो है क्लोवर और एल्फा। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन किन में पाया जाता है, ये एक प्रकार से ये पूछा भी जा सकता है कि किन में प्रोपगेशन होता है इनसे, ये जो हमने अभी तक आपको बताया, सूट सकर से या सॉइल एंड बेस ऑफ स्टेम से, रूट सकर से या सीड, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टोलन से क्या होता है, एन एरियल हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग शूट्स। जो एरियल हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग शूट्स होता है, मीन्स ये वर्टिकली नहीं डेवलप होता, कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल ज़मीन पर डेवलप होते हैं, मीन्स एक प्रकार से क्रीपर की तरह होते हैं ये भी। और एरियल होते हैं विच ऑन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल स्ट्राइक रूट्स, एक प्रकार से क्रीपर होते हैं जैसे जैस्मिन, साइनोडान, डेक्टाइलॉन। नेक्स्ट है रनर। रनर क्या होता है, रनर से किस में डेवलप होता है, स्ट्रॉबेरी में और ऑक्जेलिस में। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट में अगेओ, पाइनएप्पल और वाटर हाइसिंथ। क्राउन्स में पाइनएप्पल। बल्बिल्स का एग्जाम्पल है जो वो है हमारा लिलियम। एरियल स्टेम बल्बलेट्स, जो एरियल स्टेम होता है वो हमारा बल्बलेट्स कहलाता है। नेक्स्ट है स्लिप्स। स्लिप्स में स्टेम पीसेज विथ 3 to 4 नोट्स, तो स्टेम के पीस किए जाते हैं जिनमें एक स्टेम में 3 से 4 नोट्स पाए जाएँ, जैसे क्राइजेंथेमम स्लिप्स। रूटेज क्या होता है, इन कटेज द रूट्स आर इंड्यूस्ड इन द डिटैच्ड पोर्शन ऑफ प्लांट्स, वेयर एज इन लेयर एज रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन प्लांट्स पार्ट व्हेन दे आर इंटैक्ट विद द पेरेंट प्लांट। तो रूटेज में क्या करते हैं कि एक प्रकार से रूट को अलग करके हम नया प्रोपगेशन करते हैं, नए प्लांट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है अ लेयर्ड स्टेम इज नोन एज लेयर या लेयरिंग। जो लेयर्ड स्टेम होता है वो क्या कहलाता है, लेयर।
टिप लेयरिंग का जो एग्जांपल है वो हमारा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है सिंपल लेयरिंग का जो एग्जांपल है वो है जैस्मिन। कंपाउंड लेयरिंग का जो एग्जांपल है वो है फिलोडेंड्रॉन। ब्रांचेज इज अल्टरनेटली कवर्ड एंड एक्सपोज्ड अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। जो कंपाउंड लेयरिंग में क्या होता है कि अल्टरनेटली कवर्ड किया जाता है ब्रांचेस को और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग का एग्जांपल है हमारा मैंगो और गुआवा। तो दोस्तों ये आज का हमारा हॉर्टिकल्चर का कुछ की पॉइंट्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और नेक्स्ट की पॉइंट्स भी लेकर आएंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि नेमरासुंडा बुक को जल्दी से जल्दी कवर करें, उसके सारे सब्जेक्ट। आप सभी लोग कह रहे हैं कि उसको, कोई स्टैट कह रहा है कि स्टैट को कवर करें, कोई हॉर्टिकल्चर कह रहा है, कोई उसमें एक्सटेंशन को कह रहा है, तो कोई इंटोमोलॉजी कह रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर करें। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक दिन में हम 1 से 2 वीडियो डाल रहे हैं और 1 या 2 ही सब्जेक्ट डाल सकते हैं। अगर 2 वीडियो डाली तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट करें तो आप लोग चिंता ना करिए, आप सभी के सब्जेक्ट हम डालेंगे। किसी का एक दिन लेट हो सकता है, किसी का एक दिन जल्दी, तो आप सब लोग धैर्य रख के देखिए हमारी वीडियो को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।